प्यारे बच्चों नमस्कार। कल हमने 1.1 नंबर प्रश्नावली कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1.2 नंबर प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। मैं विजय वर्मा आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं हम 1.2 के पहले क्वेश्चन। जी पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले का पहला फर्स्ट जो है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए बच्चों, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती कौन सी है? वे संख्याएं सारी की सारी वास्तविक होती हैं जिनका वर्गमूल हम धनात्मक रूप से हो। जिनका वर्गमूल अगर अपन निकालें तो एक वैल्यू निकल के आए, मतलब कि जो भी संख्या यहाँ होगी, जैसे 5 है तो वो क्या होगी? धनात्मक होगी। और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास एक फिक्स वैल्यू निकल कर आएगी, तो वो क्या होंगी? वास्तविक संख्या होगी। जैसे अगर बोल दूँ कि -10, तो उसका वर्गमूल निकालूंगा तो कोई हमारे पास संख्या निकल के नहीं आएगी, क्योंकि इस वर्गमूल ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, इसलिए इनको बोलते हैं काल्पनिक, बोलते हैं हम इसको काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। तो अब अपरिमेय संख्या है, तो जितनी भी अपनी पिछली क्लास में अपरिमेय संख्या पढ़ी थी वो सारी की सारी संख्याओं का हम वर्गमूल निकालें तो हमारे पास फिक्स वैल्यू निकल कर आएंगी। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी क्या है? धनात्मक है, और धनात्मक संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वो सारी क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है भाई। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा हुआ है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है और m एक प्राकृत संख्या है। देखिए जी, m एक प्राकृत संख्या दी हुई है हमें। ठीक है बच्चों, m क्या दी हुई है हमें? एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 0 के अलावा प्लस की सारी संख्याएं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये सारी की सारी क्या दी हुई है हमें? प्राकृत संख्याएं दी हुई है। और संख्या रेखा पर जो प्रत्येक पॉइंट है, जैसे संख्या रेखा बनाऊँ मैं, ये 0, ये -1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो जो प्रत्येक पॉइंट होएगा वो √m के रूप में होएगा। जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ, ये जो 2 है इसको मैं √4 लिख सकता हूँ, ये 3 है इसको मैं √9 लिख सकता हूँ। वैसे मतलब 4 का वर्गमूल निकालें तो हमारे पास 2 निकल के आएगा, 9 का वर्गमूल निकालें तो हमारे पास 3 निकल के आएगा, और 16 का वर्गमूल निकालें तो हमारे पास 4 निकल के आएगा। देखिए बच्चों, और 1 का वर्गमूल निकालें तो 1 ही आता है, 0 का वर्गमूल निकालें तो 0 ही आता है। नेगेटिव की संख्याएं, जो ये ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याओं का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। मैंने भी बताया था, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल जो होता है एक काल्पनिक मान होता है, एक काल्पनिक मान को, तो काल्पनिक मान एक वास्तविक संख्या नहीं होती है, तो इन संख्याओं का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब उसने बोला है कि जो m है ना, ये m ये एक प्राकृत संख्या है। m एक प्राकृत है, मतलब m ये जो 0 के अलावा जो सारी संख्याएं हैं वो है, और संख्या रेखा पर जो m होगा, मतलब ये जो संख्याएं होंगी उन सब का √m निकालेंगे तो वो एक, देखो √m के रूप में, तो √m देखो, 1 का √1, 4 का √2, 9 का √3, 16 का √4, तो मतलब हर एक पॉइंट जो है किसी एक वर्गमूल संख्या से निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसी हिसाब से ये बोल रहा है कि जो संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप में होता है। और m क्या होती है? जहाँ m सिर्फ m किसकी बात कर रहा है? सिर्फ प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। जो m है वो एक प्राकृत संख्या है, उसी बात हो रही है, बाकी इन नेगेटिव की और 0 की बात नहीं हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर m क्या हो जाए? एक पूर्णांक हो जाए, क्या हो जाए? एक पूर्णांक, तो ये जो कंडीशन है ये असत्य हो जाएगी। क्यों हो जाएगी असत्य? क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो ऋणात्मक संख्या वाले भी होते हैं। ऋणात्मक संख्या,
जीरो भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो m ऋणात्मक होगा तो माइनस m हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक क्या देगा, एक काल्पनिक मान देगा। कौन सा मान देगा, काल्पनिक मान। तो काल्पनिक मान देगा, इसलिए अगर m पूर्णांक होएगा तो ये बात असत्य होगी, अगर m प्राकृत संख्या होगी तो बात ये क्या होगी, सत्य हो जाएगी। हो सकता है आपकी बुक में अगर आप देखो तो आंसर आपको अलग मिले, बट दोनों कंडीशन अलग अलग है, दोनों बातों में फ़र्क है, दिन रात का अंतर है। प्राकृत की बात होगी तो सत्य निकलेगा और पूर्णांक की बात होगी तो असत्य आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, जो काल्पनिक नहीं है, जिनका अपने वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो सारी की सारी वास्तविक है। तो बोल रहा है कि जो सारी वास्तविक है ना, वो अपरिमेय भी है। तो अब देखो, 2 एक वास्तविक संख्या है, इसका वर्गमूल निकालूंगा तो ये जो संख्या निकल के आएगी वो अपरिमेय होगी। बिल्कुल, ये मतलब √2 के लिए ये बात लागू होती, सत्य होती है। √2 के लिए ये बात क्या होती है, सत्य होती है। प्रत्येक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं √2 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 का वर्गमूल निकालूँ तो मेरे पास कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। लेकिन 2 जो है वो अपरिमेय नहीं है, वो क्या है, परिमेय है। वो क्या है, परिमेय है। अब अगर अपने प्रत्येक की बात करें तो प्रत्येक में तो √2 भी आता है, √4 भी आता है। ये तो अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय और ये अपरिमेय। तो इस हिसाब से प्रत्येक की बात जब होगी तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न जो तीसरा है हमारा, जो दूसरा प्रश्न काम का नहीं है, वो करने लायक नहीं है, वो लिखा है, मैं बता देता हूँ आपको कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो देखिए, इसका वर्गमूल अपरिमेय आएगा, इसका वर्गमूल अपरिमेय थोड़ी ना आएगा। तो वो तीसरा प्रश्न जो है वो इसी की बात कर रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। अब सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होते हैं। जैसे √9 आ जाए तो उसका 3 आएगा उत्तर, तो वो परिमेय होगा। अगर रूट में ही 3 आ जाए तो वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो नहीं, सारे नहीं होते, कुछ परिमेय होते हैं और कुछ अपरिमेय होते हैं। तो उदाहरण के लिए तौर पे आप ये लिख सकते हो। अब हमारा जो अच्छा खासा बढ़िया टॉपिक जो है वो है संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण या अपरिमेय संख्याओं का मान निकालना। दो बातें, काम एक ही करना है, बातें दो हैं यहाँ। ठीक है बच्चों, तो देखो करना कैसे इसको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम। अगर बोल दे √2 का मान निकालिए, या संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए, तो करना कैसे है। यहाँ हमें एक पाइथागोरस प्रमेय जो समकोण त्रिभुज पर लगती है उसके बारे में ध्यान होना चाहिए। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ पहले थोड़ा सा। देखो, अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, ABC, यहाँ जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे अपने आधार। क्या बोलेंगे इसको, आधार। इसको बोलेंगे अपने लंब, इसको क्या बोलेंगे, लंब। और इसको क्या बोलेंगे, कर्ण। इतना आप सभी ने पढ़ा है। तो पाइथागोरस ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में
सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कौन सी है? कर्ण। उसका वर्ग जो है अन्य दोनों भुजाओं के, अन्य दोनों भुजाएं लंब और आधार, भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये कहा था पाइथागोरस ने, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ एक बात समझने वाली एक और है कि अगर एग्जाम्पल से देखो, अगर मैंने यह 90 कौन बनाया? इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अगर मैंने आधार का मान 1 लिया, 1 सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी लो, इकाई लिया, लंब का मान भी इकाई लिया, तो कर्ण कितना आएगा? तो देखो ये AC है, कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है? 1 प्लस आधार कितना है? ये भी 1, तो AC का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग 1 प्लस इस 1 का वर्ग भी 1, तो AC का वर्ग बराबर कितना आ गया? 2। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ, दोनों पक्षों में वर्गमूल करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल करूँगा तो ये हो जाएगा AC बराबर √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? AC बराबर √2। ठीक है बच्चों, AC बराबर √2 हो गया। अब इसी कंसेप्ट का हम यूज़ करेंगे √2 के मान को संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए। तो देखो ध्यान से देखना, मैंने एक क्या बनाई? संख्या रेखा बनाई। ठीक है, इस पर मैंने यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ -1, यहाँ -, ये मेरी होगी एक संख्या रेखा। इसके ऊपर मुझे बताना है कि √2 कहाँ आएगा, √2 की स्थिति कहाँ होगी, वो मुझे यहाँ बताना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? 0 से 1, ये 1 इकाई होगी, तो 1 इकाई जितनी दूरी है उतनी ही दूरी मैं यहाँ से यहाँ खींच लूँगा, यहाँ तक कर दूँगा। ये दूरी भी मेरी 1 इकाई हो जाएगी, ये दूरी मेरी क्या हो जाएगी? 1 इकाई। दोनों दूरियाँ मेरी 1 इकाई है। इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। अब मैं क्या करूँगा? एक O को B से मिला दूँगा। क्या कर दूँगा? O को B से मिला दूँगा। ये जो दूरी बनाई है मैंने AB, ये पूरी लंबवत दूरी है, 90 के कोण पर है। चाहो तो आप इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन D की सहायता से खींच सकते हो, प्रकार की सहायता से बना भी सकते हो। वैसे आपको ये काम प्रकार से करना है। प्रकार से कैसे करोगे? देखो जैसे आप संख्या रेखा बनाओगे, इस पर आपने 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा। अब आप क्या करोगे? प्रकार को यहाँ से यहाँ रखोगे और पेंसिल की नोक यहाँ रखेगी। तो आप ये क्या करोगे? एक यहाँ पे चाप काटोगे। चाप काटने की जरूरत नहीं है, वैसे आप यहाँ ये दूरी नाप लोगे। ये दूरी 1 है, तो आप क्या करोगे? इस बिंदु पर प्रकार रखकर इतनी ही दूरी का चाप यहाँ काट दोगे। ठीक है बच्चों, इतनी दूरी का चाप काट दोगे। अब दूसरा चाप काटने के लिए आपको ये दूरी पता होनी चाहिए, तो आपको ये दूरी पता ही नहीं है कि ये दूरी कितनी है, तो आपको ये दूरी, आपको इसी प्रकार की बजाय आपको इसे D से बनाना पड़ेगा। तो अगर आप D से बनाओगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देना। तो जहाँ ये कटेगा तो वहाँ अपना बिंदु कौन सा आ जाएगा? B आ जाएगा। अब B को क्या करना है? O से मिलाना है। अब B को O से, तो ये काम यहाँ किया मैंने। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे OAB में, जैसे मैंने यहाँ लगाई थी, देखो ध्यान से, सेम कंसेप्ट है। मैंने यहाँ समझाया था आपको, आधार 1 है, लंब का मान भी 1 है, इसका मुँह इधर कर दिया तो इसका मुँह इधर कर दिया, त्रिभुज का, वो कुछ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो AC का मान हमने कितना निकाला था? √2। तो इस हिसाब से यहाँ OB का मान भी कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। काम यही करना है, सेम टू सेम, यहाँ रिप्रेजेंट करना है। लगा सकते हैं आप त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAO में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से जो OB का स्क्वायर है वो बराबर आएगा OA का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब कौन सा है? AB का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर बराबर 2, क्योंकि 1 का वर्ग कितना होगा? 1 प्लस में दूसरे वाले का वर्ग भी 1, 1 और 1 2। अब यहाँ से OB का मान कितना आ जाएगा?
रूट 2, मतलब ये जो दूरी है हमारी कितनी आ गई, रूट 2 आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ ये करना है कि प्रकार को इस पॉइंट पर रखते हुए, इस ओ पॉइंट पे प्रकार को रखते हुए आपको पेंसिल की नोक को बी पे रखना है। प्रकार को यहाँ रखोगे, ऐसे रखोगे प्रकार को यहाँ, और पेंसिल की नोक को यहाँ रखोगे। यहाँ रखने के बाद आप एक वर्त बनाना, इधर जैसे वर्त बनाते हैं ना अपने, वैसे वर्त बनाओगे तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, इतना सा बनाना है। जिस बिंदु पर यहाँ ये काटेगा इसको नाम अपना दे देना P। तो जो आपकी O से P की दूरी है, O से P की दूरी है जो, ये कितनी है, ये रूट 2 है। क्योंकि जब आप जानते हो एक वर्त बनाते हो तो उसके अंदर जो त्रिज्या होती है वो हर एक पॉइंट पे, ये R तो ये भी R, ये 5 तो ये भी 5, हर एक पॉइंट पे समान होती है। तो आपने इसको त्रिज्या मान के एक वर्त बना रहे हो, तो यहाँ से जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी क्या होगी, यहाँ हो जाएगी। तो आपकी O से P जो आएगी वो कितनी आएगी, रूट 2 आ जाएगी, रूट 2 इकाई। तो आपने इस हिसाब से संख्या रेखा के ऊपर रूट 2 क्या कर लिया, निर्धारण कर लिया। अब हमारा प्रश्न जो है वो है रूट 5 का। किसका है, रूट 5 का। तो रूट 5 का संख्या रेखा पर निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसी बताता हूँ आपको। देखो काम, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाया आप लोगों ने, ये एक, ये भी एक, तो ये कितनी आई, रूट 2 आई। ठीक है बच्चों, अगर मैं एक काम करूँ, इसको आधार मानते हुए एक 90 डिग्री की लाइन यहाँ खींच दूँ और वो 1 सेंटीमीटर कर दूँ, कितनी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। जैसे ये मान लो 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये दो अपने आप आएगी रूट 2। और मैंने क्या किया, 90 डिग्री इसको आधार मानकर 90 डिग्री यहाँ लाइन खींच दी, स्ट्रेट लाइन। प्रकार की फुट्टे की सहायता, डी की सहायता से आप खींच सकते हो। अब आप इसको क्या करो, इससे मिला दोगे, किससे मिला दोगे। अब ध्यान से देखो, नीचे वाले को भूल जाओ, आप नीचे वाले को भूल जाओ क्योंकि नीचे वाला है ही नहीं। अब इतने को देखो, इतने को देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा है जिसमें आधार रूट 2 है, लंब 1 है। तो आप इसमें वापस से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये जो OC हो जाएगा, जो OC का स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा, ये B बोल दो इसको, तो OB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो OB का मान कितना है, रूट 2, इसका स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। रूट 2 का वर्ग करोगे, किसी भी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो आपस से वो संख्या आ जाती है। वो मैं आपको कभी दूसरी क्लास में बताऊंगा कि कैसे आती है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से OC का जो वर्ग आया वो 3 आया। तो आप जब OC निकालोगे तो आ जाएगी रूट 3। समझे आप बात, कि अब आपने 1 से रूट 2 पे पहुँचे, फिर आप कहाँ पहुँच गए, रूट 3 पर। इसी हिसाब से यहाँ वापस से 90 के कोण बनाती हुई रेखा खींचोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, रूट 4 पर। और फिर उससे आगे जाओगे तो अब आप कहाँ पहुँच जाओगे, रूट 5 पर पहुँच जाओगे। तो इसी का यूज़ करके हम क्या बनाएंगे, एक रूट 5 का संख्या रेखा पर निर्धारण करेंगे। प्रश्न नंबर जो 3 है, रूट 5 का निरूपण, ये हम करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने बहुत है, इसकी प्रैक्टिस करना। आप जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। आप घर पे करना, रूट 3 की प्रैक्टिस करना। आपको 2 बारी काम करना पड़ेगा, एक बारी इसके लिए ये रूट 2 आएगा और फिर यहाँ से करोगे तब ये क्या आएगा, रूट 3। आप इसकी प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के, फिर अब कल मैं आपको रूट 5 का सिखाऊंगा। थैंक यू।